हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ आर। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल का। एक्चुअली यहाँ मटेरियल नहीं है, यहाँ वैक्यूम है, तो वैक्यूम का मैग्नेटिक परमिबिलिटी इसको कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट जो है सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और नॉट का मतलब है वैक्यूम। तो यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों ही प्रॉपर्टी है और दोनों का प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो होता है 1/c², या फिर आप कहें c इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और c क्या है? c है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो है स्पीड का क्या लाइट है वही है c। यहाँ पर जो क्वांटिटी आप देख रहे हो वो एक्जैक्टली सेम है, ये √ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया c हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? सी का डायमेंशन होगा जो स्पीड का डायमेंशन है L t-1। L में डायमेंशन 1, T में डायमेंशन -1। आप इसमें से सर्च कीजिए, चार ऑप्शन में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका आंसर है। तो इस तरह से जो क्वांटिटी आपको यहाँ नजर आया वो था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप यदि यहीं पर इस पर थोड़ा सा और बात कर लें, यदि हम वैक्यूम से हटकर किसी मीडियम में चले जाएं और उस मीडियम में जो ये परमिबिलिटी है वो म्यू है और जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, तो उस मीडियम में जो स्पीड होगा लाइट का वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट की जगह पर म्यू लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू की जगह पर लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये म्यू आर क्या है? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब मीडियम का जो परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसको डिवाइड करते हैं उसका काउंटर पार्ट इन वैक्यूम से। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय उसका काउंटर पार्ट इन वैक्यूम। तो यहाँ से हम आराम से लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, और इसको आप कर सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिख सकते हो म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ए वाला क्वांटिटी तो आपका सी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ए वाला क्वांटिटी जो है उसको क्या आप कह सकते हो? उसको आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। एन जो है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस तरह से आपको मिल गया वेलोसिटी कितना हो गया किसी भी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ से फार्मूला आ गया। एनीवे ये क्वेश्चन था डायमेंशन बताने का, और वो डायमेंशन बहुत इजीली से आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है 1/c²। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इन टर्म्स ऑफ परमिबिलिटी और परमिटिविटी होता है 1/√ओवर म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ एक्सलेशन ए इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी, जहाँ ए मीटर पर सेकंड में है और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है टी सेकंड में। ये यहाँ पर जो एक्सलेशन आपको नजर आ रहा है वो वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज करता है। इनफैक्ट ये साइनसोइडल है, साइन वेव की तरह दिखाता है। पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड कितना है? डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यदि पूछता तो काफी आसान है। आंख बंद करके आप क्या कैसे निकालते डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप आंख बंद करके सिंपली कह सकते थे वी डी टी, टी इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछा गया है तब आपको अपनी आंखें खोल के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है सो कहीं पर अपना डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल का देख लीजिए, मान लिया यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने और यहाँ तक गया और अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आ गया। ये पॉइंट है ए बी और सी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ए टू सी जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये फार्मूला यही देगा, कहाँ से जाके कहाँ तक आया उसको फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला जो आपको देता है वी टी
वी डी टी को इंटीग्रेशन जो है सो डिस्प्लेसमेंट आपको देता है। लेकिन डिस्टेंस जब चाहिए तो आपका ये उधर वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये जो रास्ता दिखा रहा है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये कहाँ पर चेंज किया, ये निकालना पड़ेगा S1, आपको S2 निकालना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि किस जगह पर वेलोसिटी जो है सो चेंज हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, इधर वेलोसिटी जो है सो पॉजिटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी जो है सो नेगेटिव है। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ पर तो 0 हो गया। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ पर 0 हुआ है। तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और फिर यहाँ से जो इधर आएगा उसको डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ये नेगेटिव में आएगा और डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का पॉजिटिव लेकर सम कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले देखते हैं कि क्या ऐसा सिचुएशन है, क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन या वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, ये पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें भी निकालना पड़ेगा। तो भी निकालते हैं यहाँ से हम। देखिए एक्सलेशन दिया हुआ हमारे पास 3 साइन ओमेगा के वैल्यू रख देते हैं पाई 3, ठीक है। और एक्सलेशन कितना होता है, ये होता है डी वी बाई डी टी, 3 साइन पाई टी बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाई टी बाई 3 ऐसे। एक तरह से आप सोच सकते हो कि हम डी टी को उठा के इधर ले गए, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन आप यदि ऐसे लिखोगे तो ये गलत भी नहीं है। सही तरीके से आप चलो कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आपको फाइनली यही चीज़ मिलेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ठीक है, बगैर मैथमेटिशियन को कुछ कहे डी टी को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर नहीं सकते। लेकिन 2-3 स्टेप के बाद में आपको एक्जैक्टली सेम चीज़ मिलेगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप रखे हो उससे। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पर हम। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना, वो रेस्ट से स्टार्ट किया था, 0 था। और टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कितना है, ये आप निकाल लीजिए वेलोसिटी कितना है। लेफ्ट साइड में आपका v माइनस 0 जो कि v हुआ, राइट हैंड साइड में 3। साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, हम जस्ट प्लस लिखते हैं पहले, माइनस का हिसाब किताब बाद में करेंगे। और यहाँ पर t का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट रखना है, यहाँ माइनस आया था, वो माइनस मैंने अभी नहीं यूज किया है, अब मैं यूज करता हूँ। लिमिट जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। लोअर लिमिट जो है वो अपर हो गया और अपर लिमिट जो है लोअर हो गया। इसको ऊपर ले जाता हूँ तो 3 टाइम्स 3 ये 9 हो गया बाय पाई। इसका वैल्यू पहले रखते हैं, टी इक्वल टू 0 तो ये 1 हो गया और इसको टी यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया कॉस पाई टी बाई 3। ये आपका वेलोसिटी हुआ एट सम पर्टिकुलर टाइम टी। अब इस वेलोसिटी को देख करके या तो प्लॉट करके या फिर देख करके आप ये बताइए कि ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, ये देखिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है या फिर 0 है फॉर ऑल टाइम। किसी भी टाइम में ये नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है, इसको नेगेटिव होने के लिए इसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट, एक से ज़्यादा होना पड़ेगा। और एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन वैल्यू का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो ये एक से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम ये क्या होगा, 0, और नहीं तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमने मिल गया कि वी टी जो है हमेशा पॉजिटिव है, तो मेरे लिए लाइफ इजी हो गया। तब हमारे लिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखिए अब हमारे पास एक सिचुएशन नहीं है, हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, ऐसे जा रहा है, ए से लेकर बी तक गया। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है और यही हमारा डिस्टेंस भी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और ये जब ज़्यादा कब होता है, जब ये डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस केस में तो चेंज किया नहीं, तो इस केस में डिस्टेंस वही है जो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फार्मूला तो बताया कि ये जो वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ तक बोला, 3 सेकंड तक बोला था क्वेश्चन में, राइट। देखिए 3 सेकंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बहुत सिंपल है, आप इसको फार्मूला रख दीजिए, वी टी का एक्सप्रेशन रख दीजिए, 9/5 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस पाई टी बाई 3, 0 से लेकर 3 तक। 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी और कॉस का हो गया प्लस साइन,
और यहाँ पर जो है π/3 नीचे आएगा। वैल्यू रखिए 0 से लेकर 3 तक। टी का वैल्यू यहाँ पर 3 रख देते हैं, और ये वाला जो है टी की जगह पर 3 रखेंगे तो साइन पाई आ गया जो कि 0 हो गया। लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी 0, और ये टी इक्वल टू 0 पर साइन 0 जो कि वो भी 0 है। तो केवल आपको मिल गया 27/π। यही है आपका डिस्टेंस और यही है आपका डिस्प्लेसमेंट, दोनों यहाँ पर यही है। और इस तरह से आपका आंसर आ गया 27/π। यदि डायरेक्शन चेंज करता तो आपको दोनों निकालना पड़ता, S1 और S2 दोनों निकाल के अलग अलग ऐड करना पड़ता। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये है एंगल थीटा, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, स्मॉल m मास है इसका। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज μs। ठीक है, द मिनिमम फोर्स F applied parallel to the plane up the incline required to move the block is। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये मिनिमम हम कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट मूव करने वाला सिचुएशन में, मूव नहीं कर रहा हो ना, जस्ट मूव करने वाला सिचुएशन में, वही फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं उस सारे के सारे फोर्सेस हम बनाएंगे। एक तो इसका वेट लग रहा है mg, दूसरा इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। देखिए ये दो फोर्सेस, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं एक दूसरे पर। नाम ही है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये देखिए सरफेस जिस पर लग रहा है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री हो गया। यदि मान लीजिए आपके पास ए होता, इस तरह से एक स्फीयर होता और उसके ऊपर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता, तब यहाँ पर भी जो है सो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये बड़ा जो स्फीयर है इस छोटा ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस यहाँ पर टेंजेंशियल हुआ और उस पर परपेंडिकुलर मतलब रेडियल, ये जो है रेडियल जो है इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ओके। और तीसरा ये किधर जाने वाला है, इधर जाने का, इसका टेंडेंसी किधर है, इधर ही जाने का है। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उसका ऑपोजिट में, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का या उसके टेंडेंसी को अपोज करता है, Fs। बस हमारे पास यही चार फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट जो फोर्स आप लगा रहे हो, और जो फ्रिक्शन फोर्स ये रफ सरफेस दे रहा है। बस ये चार फोर्सेस के अंडर में ये क्या है, इधर जस्ट राइट साइड जाने वाला है, मैंने अभी तक इक्विलिब्रियम में है। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम दो तरह मोशन कंसीडर करेंगे, एक परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और दूसरा पैरेलल में, पैरेलल टू द प्लेन। दोनों में हम मोशन कंसीडर करेंगे। तो हमें जो फोर्सेस चाहिए यही दोनों डायरेक्शन में चाहिए। तो ये देखिए किधर है, नॉर्मल में है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, Fs ये भी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल है मैटर नहीं करता। ये mg दोनों में से किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो क्यों ना इसको हम रिजॉल्व कर लें, इसको डिकम्पोज कर लें बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल डायरेक्शन में हम इसको डिकम्पोज कर लें। तो mg का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, कितना होगा ये कॉम्पोनेंट, ये होगा mg cos थीटा। देखिए आपके पास कोई भी फोर्स है या कोई भी आपके पास जो है एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट आप जिस भी डायरेक्शन में निकालना चाहते हो, इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट है, एंगल के लिए पता कीजिए। इधर इसका कंपोनेंट हो गया a cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, ये एंगल पता कीजिए, मान लीजिए अल्फा है, तो इधर इसका कंपोनेंट हो गया a cos अल्फा। इधर क्या कंपोनेंट है, एंगल पता कीजिए, इस फैक्टर के साथ में इसका एंगल बीटा है तो ये हो गया a cos बीटा। इस डायरेक्शन में कितना है, आप एंगल पता कीजिए, इधर से या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर हो गया a cos लैम्डा डेल्टा। लेकिन यदि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो वेक्टर आपका है उसका इधर क्या कंपोनेंट होगा, a cos 90 डिग्री, और cos 90 जीरो होता है। इधर इधर भी इसका कंपोनेंट a cos 90 डिग्री जीरो, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी वेक्टर के उसका कंपोनेंट जीरो होता है,
और लेकिन बाकी इसको छोड़ के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन छोड़ के बाकी हर जगह उसका कोई ना कोई कंपोनेंट होता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका mg है, इसका कंपोनेंट इधर आ गया mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और इस डायरेक्शन में ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये थीटा हुआ तो ऑफकोर्स 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर इसका जो कंपोनेंट है वो हो गया mg साइन थीटा। अब mg खत्म हो गया, हम हटा देते हैं इसे, ये कंफ्यूजन करेगा तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जो भी फोर्स है mg के जगह पर mg साइन थीटा पैरेलल टू द प्लेन और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं कोई मोशन है क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई मोशन नहीं है। कोई मोशन नहीं है तो इस पर जो एफ नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो जीरो होना है, इक्विलिब्रियम में। तो एक फोर्स है एन ऊपर और ये एम जी cos थीटा नीचे, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल गया इक्वेशन का ये। दूसरा देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में भी देखिए कोई फोर्स है, कोई मोशन नहीं है, मोशन होने वाला है, जस्ट मोशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ जो है पैरेलल में जो नेट है वो कितना है, जीरो है। तो ए एफ फोर्स जो है ऊपर में लग रहा है और नीचे में दो फोर्स लग रहा है, एक एफ एस फ्रिक्शन लग रहा है और दूसरा एम जी साइन थीटा लग रहा है। एफ एस का वैल्यू कितना होता है, अब फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो होता है, ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू जो है सो फिक्स्ड नहीं है, इसका वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होता है और कोई मैक्सिमम वैल्यू से के बीच में रहता है। इस केस में कितना लगेगा, इस केस में देखिए कि इसमें क्वेश्चन में कह दिया कि जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है, मतलब जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लगा दिया इसने। आपको इतना फोर्स लगाना है कि जस्ट मूव करने वाला है। आप थोड़ा सा कम फोर्स लगा, मान लीजिए ये मूव कर रहा है 10 न्यूटन पर, आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, एफ एस कितना होगा, एफ एस और एम जी साइन थीटा मिलकर इसको काउंटर बैलेंस करेंगे। अब इसको आप बढ़ाते गए आप यहाँ पर, तो एफ एस जो है बोलेगा वो हम और भी बढ़ा सकते हैं ना, इस तो यहाँ तक जा सकता है, वो अपना बढ़ाते चला जाएगा। उसके बाद में बोलेगा कि यदि फोर्स इस और से भी ज़्यादा हो गया, कि दोनों का सम से ज़्यादा हो जाए यहाँ पर, तब ये बोलेगा वो ओके अब मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता इससे ज़्यादा, तब वो उतना ही लगा के छोड़ देगा। तो चूंकि ये जस्ट मूव करने वाला सिचुएशन में है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। और वो मैक्सिमम फोर्स कितना है, वो मैक्सिमम फोर्स होता है, ये होता है म्यू टाइम एन। एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है, वह सरफेस जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो इस ऑब्जेक्ट पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है उसी के प्रोपोर्शनल होता है, म्यू एस टाइम एन। तो ठीक है, म्यू एस यहाँ पर कितना है, म्यू एस, एन कितना है, एन देखिए यहाँ पर, अभी एक बार एन लिख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे म्यू एस, एन के जगह पर हम लिख सकते हैं एम जी cos थीटा, और ये रहा एम जी साइन थीटा। एम जी इधर से बाहर कर देते हैं, तो आपके पास बच गया है म्यू एस cos थीटा प्लस एम जी। ये फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ये आपका मिनिमम फोर्स है, इससे ज़्यादा आप लगाओगे तो एक्सलेशन आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एम जी क्या है, म्यू एस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यही आंसर है आपका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ स्मॉल एल इज पिवोटेड एट द सेंटर, कुछ इस तरह से सेंटर पर जो है सो पिवोट कर दिया गया है, मैंने यदि इसको रोटेट करना है तो इधर रोटेट करेगा। ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम जो है, यहाँ पर स्मॉल एम का एक पार्टिकल जो है रख दिया गया। देखिए ये जो रॉड है इसका मास है एम और लेंथ है एल, और इसको कहाँ पे अटैच किया है, एंड में। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ से रिलीज कर रहा है इसको, तो रिलीज कर रहा है तो इस वेट की वजह से, इस स्मॉल एम की वजह से क्या होगा, नीचे जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, एक टाइम आएगा जब ये वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, राइट, इस तरह से ये हो जाएगा। और ये आपका ये वाला मास है। तो यहाँ पर जब आ गया, यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड क्या है, जीरो, यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड कुछ है, वही आपको बताना है। तो देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला सवाल मेथड है
जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा के बनाएंगे, और दूसरा मेथड जो है वो हम काइनेमेटिक्स लगा के बनाएंगे। पहला मेथड जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा के जो बनाते हैं वो ईजी होता है, आप देखोगे। तो चलिए पहले इसी को बनाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए शुरू में इसके पास कुछ एनर्जी है, काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल है केवल, और बाद में इसके पास काइनेटिक है और पोटेंशियल है, दोनों है। यह देखिए जब इस सिचुएशन 1 से ये सिचुएशन 2 में आता है, तो ये जो दिख रहा है आपका सेंटर ऑफ मास रॉड का, वो तो वहीं का वहीं रहता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो है नीचे आ गया, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ है वही लाएगा इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है कैसा, जो है वो रोटेट कर रहा है इधर ना, रोटेशनल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी लॉस हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी का इस सिस्टम का, तो सिस्टम में से केवल स्मॉल एम का ही तो लॉस हुआ है, इसका तो लॉस हुआ नहीं। वो जो है सो इसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, वो भी रोटेशनल। तो लॉस कितना हुआ, एम जी यहाँ पर है, मान लीजिए हमारा रेफरेंस है। शुरू में कितना इसका एनर्जी है, 0। बाद में कितना है, ये देखिए L/2 है, L/2 कम हो गया, नीचे चला गया, तो -mg L/2। गेन कितना हुआ, गेन हुआ हाफ। ये पूरा जो सिस्टम है, ये रॉड प्लस ये स्मॉल मास, दोनों को मिलाकर जो है हम यदि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सिस्टम का है। तो ए कितना आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ यहाँ से खत्म हो गया, और इस तरह से आपको मिल गया स्मॉल एम जी कैपिटल एल बाय आई का स्क्वायर रूट। ये आपका है एंगुलर स्पीड। कब, जब ये पूरा वर्टिकली आ गया तब। लेकिन आपका आंसर इसमें नहीं है, क्योंकि आई यहाँ पर अभी अब तक आपने बताया नहीं कि कितना हुआ आई। सो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का है उसको निकाल कर रख दीजिए, बस आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो किसके अबाउट में है, इस एक्सिस के अबाउट में। तो रॉड का जो है सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से होकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट जो है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले रॉड का लेंगे और फिर मास का लेंगे। रॉड का क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास है, रॉड का मास m L²/12। ये जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं स्मॉल m r², राइट। कोई किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए एक्सिस है, ये पॉइंट पार्टिकल m है, तो यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो यहाँ पर mr² लिखेंगे, r कितना है, r देख लीजिए, r इस एक्सिस से इसका बीच का जो डिस्टेंस है जो कि L/2 है, तो r को हम हटा देते हैं L/2 से, रिप्लेस करते हैं L/2 से। ये कितना हो गया, ये हो गया m L²/12 प्लस स्मॉल m L²/4। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल गया m प्लस 3 स्मॉल m L²/12। ये i का वैल्यू आया, इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर। तो ओमेगा क्या हो गया, स्मॉल mgl बाय ए आई की जगह पर लिख रहे हैं कैपिटल M प्लस 3m L², 12 ऊपर चला गया इधर, तो ये आपका आंसर हो गया 12 स्मॉल mg, और नीचे में आ गया m प्लस 3m बाय l। यही आपका आंसर है। आप ढूंढिए इसमें कहाँ है आपका 12 mg l डिवाइडेड बाय 3m प्लस कैपिटल M, 3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M l। एक 12 यहाँ से कट जाएगा, तो जस्ट यहाँ l हुआ और यही वाला आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका, बहुत इजी आपने बनाया, जस्ट लगाया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। उसमें आपने दिखाया कि भाई जो लॉस हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी का, वही गेन है काइनेटिक एनर्जी में, आपने इसे बना लिया। अब चलिए दूसरा मेथड्स बनाते हैं। दूसरा मेथड जो है वो काइनेमेटिक्स से बनाते हैं।
ये हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, आपको दिखा देते हैं। फिगर यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं फिर एक बार, क्योंकि फिगर का तो ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर एक मास है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम में ये कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, राइट, कुछ ऐसे दिखेगा। और ये कितना एंगल बनाया है इसने, ये वाला जो है इसके साथ में ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, कोई पर्टिकुलर टाइम में टी इक्वल टू 0 पर है, ये टी इक्वल टू टी पर है। यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में लेना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क कितना है, टॉर्क होता है फोर्स टाइम फोर्स आर्म। फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए ये एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है, कैपिटल एम जी, और एक्सिस भी यही है। तो फोर्स यदि एक्सिस से मैच कर जाता है, फोर्स का डायरेक्शन जो है एक्सिस पे जाके कट करता है, टच करता है, तो वो कोई टॉर्क लगाता नहीं है। तो टॉर्क जो फोर्स एम जी की वजह से है वो 0 हो गया है आपका। और दूसरा जो टॉर्क इसके वजह से है, यहाँ पर आपका ये वाला रहा स्मॉल एम जी, वो 0 नहीं है। वो कितना है निकालते हैं। पहले फोर्स लिखें, फोर्स और फोर्स टाइम्स फोर्स आर्म। फोर्स आर्म का मतलब है एक्सिस से इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब ए वाला बोल रहा है। ये तो L/2 है, ये थीटा है, तो ये हो गया आपका L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। तो ये आपका हो गया टॉर्क। टॉर्क हो गया स्मॉल mgl/2 cos थीटा। अब ये टॉर्क कितना होता है, जैसे कि फोर्स जो है होता है मास टाइम एक्सलेशन, ये टॉर्क हो जाएगा मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सलेशन है जिसको हम लीनियर एक्सलेशन कहते हैं, उसके जगह पर आ जाएगा एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। तो यही यहाँ पर लिखते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, टाइम्स अल्फा, ठीक है। और उसके बाद आई को बाद में निकालेंगे, पहले भी निकाले हुए हैं वही सब्सटीट्यूट कर देंगे, अभी रहने देते हैं। अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ए को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो अल्फा को क्यों ना लिख सकें डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पर जो है सर थीटा हो जाता है एस वेलोसिटी, ओमेगा हो जाता है वेलोसिटी, और अल्फा हो जाता है एक्सलेशन, और कोई मास हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बाकी सारा फार्मूला ऐसे ही चलता है, जो भी फार्मूला आपने लीनियर मोशन में देखा है वही फार्मूला रोटेशनल मोशन में लगा सकते हो, इसको सब्सटीट्यूट करके। ओके, इधर कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ पर टाइम है और उधर थीटा है। वेरिएबल हमारा क्या है, टाइम, ओमेगा, थीटा, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल नहीं चाहिए हमें। टाइम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें थीटा में इंटरेस्ट है, कि थीटा जब 0 है तो ओमेगा कितना है 0 है, और थीटा जब π/2 है तो ओमेगा कितना है हमें बताना है। तो हमें थीटा और ओमेगा से रिलेशन है, मतलब है। हमें टाइम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम टाइम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम जो है सो चेन रूल लगा कर डालते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखे यहाँ पर, और डी थीटा बाई डी टी। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा जो है सो फंक्शन है टाइम का, थीटा का, और थीटा फंक्शन है टाइम का। या फिर आप मैथमेटिशियन को यदि बगैर दिखाए आप इसको कर सकते हो, हम इसको काट दिए, डी ओमेगा बाई डी टी था, हम डी थीटा इधर लिखें, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिशियन को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये मैथमेटिकली अलाउ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये डी थीटा बाई डी टी जो है सो क्या हो गया आपका, ये हो गया ओमेगा। जैसे डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होता है ना, वैसे ये है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। वेलोसिटी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है, तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, वो लिख दिया मैंने। बाकी सब लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा डी टी थीटा उधर ले गए,
mgl बाय 2i cos थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, अब आसान हो गया। अब देखिए थीटा जब जीरो है तो ओमेगा कितना था, जीरो। ये शुरू में ही कह दिया है ना, स्टार्ट किया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड क्या है, जीरो है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, वो हमें बताना है। थीटा जब है पाई बाय 2 तो ये वैल्यू हमारा हो गया LHS में ओमेगा स्क्वायर बाय 2। उसके बाद लिमिट रखिए और इधर जो है आपका कांस्टेंट है mgl बाय 2i, उसको बाहर कीजिए। कॉस का कितना होता है प्लस साइन थीटा, लिमिट रखिए 0 टू पाई बाय 2। ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और इधर हो गया आपका एक तो कांस्टेंट है साइन थीटा का, अपर लिमिट डालेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0। अब ये 2 और 2 तो वैसे चला गया और इस तरह से आपको ओमेगा आ गया स्मॉल mgl बाय कैपिटल I। यही आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से भी मिला था। देखिए यहाँ पर 2 लाइन में मिला था, राइट। यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा और फिर उसके बाद में इसका वैल्यू रखिए। आई के वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, नहीं निकालने वाले हैं। mg 12 बाय m प्लस 3m l, ये आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आंसर, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा काइनेमेटिक्स में यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि एग्जामिनेशन में जो है सो जहाँ तक पॉसिबल हो एनर्जी का यूज करके आप अपना सवाल को बनाइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सैटेलाइट है, उसका मास स्मॉल m है, वो ऑर्बिट कर रहा है एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस। ये मान लीजिए हमारा धरती है, इसको गोल बनने में क्या जाता है, ये धरती है, ठीक है, और इसका रेडियस है r और ये कोई हाइट जो है h, सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट जो है जिससे टेलीकम्युनिकेशन चलता है, टेलीविजन चलता है, बहुत सारी चीज़ें। ये हाइट है यहाँ पर हमारा, ये r हो गया, ये हाइट है h। सैटेलाइट है, मूव कर रहा है। आगे क्या है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R, वो लिख दिया, एंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज स्मॉल g। यहाँ पर जो है धरती के ऊपर में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो g है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास को लिख सकते हैं gm बाय r स्क्वायर, gm बाय r स्क्वायर लिख सकते हैं। g जो है सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है सो धरती का मास है, r जो है सो धरती का रेडियस है, उसका स्क्वायर। सवाल क्या पूछा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इनटू द ऑर्बिट। यहाँ से जो है सो आप पॉइंट 1 से इसको ए पॉइंट कह देते हैं और ये बी पॉइंट तक ले जाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के यहाँ ले जाना है, कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है। आप लगाइए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वही एनर्जी बी पर होगा। जब इस ऑब्जेक्ट को धरती के ऊपर में रख दिए हैं तो धरती रोटेट कर रही है ना, धरती रोटेट कर रही है तो धरती के साथ ये भी रोटेट करेगा। नहीं, वो रोटेट करेगा नहीं। यहाँ पर इसके पास कौन सा एनर्जी है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस GM बाय R प्लस, इसको हमें देना है कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई एनर्जी हम दे रहे हैं। नहीं देंगे तो बस यहीं पर रुका हुआ रहेगा, राइट। लेकिन इसको हमने एनर्जी दे दिया तो क्या हो गया, अब यहाँ पहुँच गया। तो जो एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर होगा। इतना तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इतना हमने दिया एनर्जी जो हमसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँच गया तो उसके पास फिर वही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, R प्लस एच माइनस GM बाय R प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस GMM बाय R, दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस, कैपिटल M स्मॉल m, R यदि डिस्टेंस है तो ये होता है, वही लिखने। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास है। अब धरती के चारों ओर जो है धरती के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है, राइट।
तो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? वो हाफ एम वी स्क्वायर मान लीजिए, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, तो हम नॉट भी कह देते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्पीड से रोटेट करता है वो ऑर्बिटल स्पीड है, और वो होता है जी एम बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक आर, ये यही होता है और कुछ नहीं होता। कैसे आता है आप निकाल सकते हो, सर्कुलर मोशन से निकलेगा ये। सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए कि ये सर्किल में घूम रहा है, तो घूमने के लिए एक फोर्स का जरूरत होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे अपनी ओर खींच रहा है वो प्रोवाइड करेगा, और ये होता है जी एम एम, जो फोर्स धरती लगा रही है। डिस्टेंस कितना है? कैपिटल जस्ट आर ले लेते हैं, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ए आर कट गया, ए एम कट गया, और यहाँ से आपको भी मिल गया जी एम बाय आर। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो वही ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ई नॉट का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको उधर ले चलते हैं। जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच प्लस हाफ एम, और भी स्क्वायर की जगह पर हो गया आर। आर की जगह पर कितना है? आर मतलब सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से, तो ये आर प्लस एच हो गया। कितना आ गया? अब देखिए हर जगह से जी एम एम निकल गया, यहाँ पर आया 1/r, यहाँ पर आया 1/r प्लस एच, और यहाँ पर आ गया आपका ये 2 है 2 टाइम्स r प्लस एच। ये दोनों सेम चीज़ है, ये हाफ है ये 1 है, तो दोनों को यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना आएगा? ये -1/2r प्लस एच आ गया। ठीक है, r को हम बाहर कर लेते हैं। जी एम एम बाय आर जो है इसको बाहर कर लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 माइनस आर बाय 2r प्लस एच, ये बचा। और उसके बाद जी का वैल्यू जो लिख देते हैं, जी की जगह पे क्या लिखेंगे? जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम एम जी कैपिटल एम बाय आर है, आर स्क्वायर यहाँ से हम अपने से कर देते हैं, एक आर ऊपर नीचे देके, और उसके बाद में ए वाला जो क्वांटिटी है वो हो गया जी, तो ये बन गया एम जी आर, और इधर हो गया 1 माइनस आर बाय 2 टाइम्स आर प्लस एच। ये आपका एनर्जी इतना देर सप्लाई करना पड़ेगा धरती के सरफेस पे, तब जाके एच हाइट पर वो सैटेलाइट घूमने लगेगा। तो कौन सा आंसर है? एम जी आर टाइम्स 1 माइनस आर बाय 2 आर प्लस एच। तो ये आपका आंसर है, राइट। एम जी आर टाइम्स 1 माइनस कैपिटल आर बाय 2 आर प्लस एच। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्या हो रहा है? ऑप्शन क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए जो सेकंड टर्म है उसमें न्यूमरेटर में हर जगह एच 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 लिखा है, और हमने जो निकाला उसमें आर आ गया है, तो हमें भी एच चाहिए, तो हम आगे बढ़कर इसको एच ले आते हैं। एम जी आर 1 माइनस, यहाँ मुझे एच चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, एच हम अपने से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आर प्लस एच को इससे हम डिवाइड कर दिए तो ये हाफ हो गया, ये बोला पहला टर्म। आर प्लस एच को यहाँ से डिवाइड कर दिए तो ये 1/2 हाफ हो गया, माइनस माइनस प्लस एच बाय नीचे में जो है सो है। अब देखिए ऊपर में एच आ गया है, तो आपको एक ऑप्शन हमें मैच कर जाएगा, 1 माइनस हाफ हाफ प्लस एच बाय 2 आर प्लस एच, दोनों जगह है, हम इसको बाहर कर लेते हैं, और आपके पास बच गया 1 प्लस एच बाय आर प्लस एच। ये वाला आपका आंसर हो गया, इधर एम जी आर बाय 2 और इधर 1 प्लस एच बाय आर प्लस एच। एम जी आर बाय 2 1 प्लस एच बाय आर प्लस एच, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन बताएं इस पार्ट में, बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए हैं।
आपको पास यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।